एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक कार के सामने आके फिर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें एक शिन याओ नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसी आदमी का कॉल आता है। वो या से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुरंत भागो। तभी याओ देखती है कि उसके आसपास का एरिया पूरी तरीके से डार्क हो चुका है। अचानक 4 सूट वाले आदमी शेन के चारों तरफ आ गए और ये लोग ऐसे लग रहे थे कि वो उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं। शेन याओ उठती है और सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन एक एजेंट उसका रास्ता रोक लेता है, इसलिए उसे गलियारे में दौड़ना पड़ता है। अंत में उसे एक अलमारी मिलती है तो वो दरवाजा खोलकर अंदर बंद हो जाती है ताकि एजेंट से बच सके, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। एजेंट्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और शेन याओ बहुत डर जाती है, लेकिन जब चीजें बिल्कुल बेकार लगने लगती हैं, तभी उसे चेतावनी देने वाला आदमी कहता है कि वह पीछे मुड़ जाए। उसके पीछे पीली रोशनी प्रकट होता है और उसमें से एक हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। तो शेनो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो हो रहा है उसे होने देती है। जब तक एजेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, शेन तो पहले ही कहीं जा चुकी होती है। उसे वॉन्ग ने उठा लिया था और ये वही आदमी था जिसने उसे एजेंटों के बारे में चेतावनी दी थी। तो वो फिलहाल उसे उन लोगों से जितना हो सके दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एजेंट्स के पास वॉन्ग की चालों का मुकाबला करने के लिए एक गुप्त हथियार है, एक गन। वो लोग वॉन्ग पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो सुरक्षित बच जाता है। लेकिन वो ऐसे एजेंट से आसानी से नहीं बच सकता। वो शेन को नीचे रखता है और अपने वॉच की मदद से उसकी रक्षा के लिए एक बैरियर बना देता है, जबकि वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो लेज से कूदता है और जैसे ही वो जमीन पर कदम रखता है, एक एजेंट को जोरदार घूंसा मारता है, जिसे वो दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। तभी दूसरा एजेंट उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है तो वॉन्ग उसे भी घूंसा मारकर दूर फेंक देता है। साथ ही 2 और एजेंटों का भी सामना करता है। आखिरकार उनमें से एक वॉन्ग को पकड़ने में सफल हो जाता है और अब जब वह उसे पकड़ चुका है तो उसे हवा में खींच ले जाता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वह आदमी अपने 3 साथियों की मदद से वॉन्ग को एक इमारत में फेंक देता है, लेकिन जब धूल बैठती है तो उन तीनों साथियों को बेहोश कर दिया गया है। वॉन्ग दूसरी तरफ एकदम ठीक है, लेकिन मुझे इस लड़ाई में कम से कम 10 निर्दोष लोग मारे गए होंगे। वॉन्ग के सामने अभी भी एक एजेंट खड़ा है, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपना कोट उतार देता है क्योंकि अब हालत गंभीर होने वाली है। एजेंट अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो उसने पूरा जोर लगाने का फैसला किया और एक दूसरी बिल्डिंग को प्रोजेक्टाइल की तरह उठाया। जैसे ही एजेंट बिल्डिंग को वॉन्ग पर फेंकता है, वॉन्ग बिना परेशानी के अपनी शक्तियों से उस बिल्डिंग को पकड़ लेता है, फिर उसे तोड़ देता है और टुकड़े एजेंट की ओर फेंक देता है। एजेंट खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्ग बस सब टुकड़ों को क्यूब के आकार में बदलकर उस एजेंट को उसमें फंसा देता है और इंतजार करता है जब तक एक बड़ा धमाका नहीं होता, जिससे वॉन्ग एंड एजेंट एक मिरर की दुनिया में चले जाते हैं। वॉन्ग को ये सब होते हुए देखकर गुस्सा आ रहा है क्योंकि इससे उसे बहुत परेशानी होने वाली है, लेकिन पहले उसे एजेंट से निपटना होगा। एजेंट अपनी पिस्तौल निकालता है और वॉन्ग की ओर तान देता है और मुझे नहीं पता कि वो पिस्तौल से क्या कर सकता है, जबकि वॉन्ग ने तो 1 मिनट पहले ही एक बिल्डिंग पकड़ ली थी। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस आयाम में बंदूक काम नहीं करती और वैसे भी वॉन्ग के पास समय कम है। पीली ऊर्जा वॉन्ग के चारों ओर घेरने लगती है और जैसे ही ऐसा होता है, ये एजेंट को पीछे की ओर धकेल देती है और वो पानी में गिर जाता है। समय फिर से पीछे चलता है और वॉन्ग को उम्मीद है कि नेक्स्ट लूप में एंडिंग कुछ अलग हो सकता है। आखिरकार सब कुछ सामान्य हो जाता है और शेन याओ अपनी लाइब्रेरी की मेज पर जग जाती है। उसे याद नहीं है कि अभी अभी क्या हुआ था और उसे उसके पास एक यंग वॉन्ग खड़ा दिखाई देता है जो मदद मांग रहा है क्योंकि उसे अपना गणित का होमवर्क समझ नहीं आ रहा। साल बीत जाते हैं और अब सब एक हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर एक क्लब के अंदर शेन एक गेम खेल रही है, लेकिन जब वो वॉन्ग की आंखों में देखती है तो वो घबरा जाती है और गलती कर देती है। खेल के नियम के मुताबिक जो भी टावर गिराएगा उसे एक राज्य बताना पड़ेगा। तो ग्रुप शेन से पूछता है कि उसका क्रश कौन है। ये सुनते ही वॉन्ग की मुस्कान निकल पड़ती है तो उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि वॉन्ग जैसे साधारण दिखने वाले लड़के को वो पसंद कर सकती है। लेकिन सबकी तरह वॉन्ग को भी हैरानी होती है जब शेन याओ ये स्वीकार करती है कि उसे सच में वॉन्ग पसंद है। वो ये बहुत साफ साफ कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही है क्योंकि जब से वो मिडिल स्कूल में मिले हैं तब से वो उसे पसंद है। वॉन्ग बिल्कुल चौंक गया है क्योंकि शेन याओ का अपने आगे इजहार करना उसके लिए किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा है। आमतौर पर ये उसके जीवन का सबसे खुशहाल दिन होता, लेकिन पार्टी खत्म होते ही उसे किडनैप कर लिया गया और अब वो नदी के किनारे बुरी तरह पीटा जा रहा है। वॉन्ग ने अपनी जिंदगी में इन लोगों में से किसी से भी नहीं मिला, लेकिन उनके बॉस संजून को शेन याओ पर क्रश है। संजून को ये पता चलने के बाद कि शेन को वॉन्ग पसंद है, उसे हार मानने के बजाय वॉन्ग को नदी के किनारे खींच ले गया और अपने गुंडों से उसे मारने की धमकी देने लगा। वॉन्ग जानता है कि संजून एक खतरनाक गैंग का लीडर है और उसे याद है कि संजून बार बार शेन याओ को परेशान करता था,
इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसके पास इसका विरोध करने की ताकत नहीं है। संजुन फिर वॉन्ग के फोन से शेन याओ को वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके क्रश की कितनी दयनीय हालत है। शेन याओ ये देखकर हैरान रह जाती है कि संजुन ने वॉन्ग के साथ क्या किया है। फिर वॉन्ग चिल्लाता है कि संजुन शेन को इस मामले से बाहर रखे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे उसकी चिंता हो। लेकिन संजुन तो शेन याओ को वॉन्ग की बेइज्जती देखने पर मजबूर करने पर अड़ा हुआ है। वो वॉन्ग को बताता है कि वो पूरी तरह से एक लूजर है और उसके पास शेन याओ जैसी परफेक्ट लड़की को डेट करने का कोई हक नहीं है। वो तो यहाँ तक कहता है कि वॉन्ग को कसम खानी चाहिए कि वो कभी भी शेन याओ के साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं तो वो उसे नदी में फेंक देगा। अब वॉन्ग तो आसान रास्ता अपना सकता था और कसम खा सकता था कि वो शेन याओ से बात नहीं करेगा, लेकिन वॉन्ग कभी भी शेन को ऐसे धोखा नहीं देगा। फिर वॉन्ग ने उस आदमी को सिर से ठोकर मार देता है जो उसे पकड़ रखा था। ठोकर इतनी जोरदार थी कि जिससे वॉन्ग नदी में गिर जाता है। संजुन घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी वॉन्ग को मारने का प्लान नहीं बनाया था। वो बस उसे थोड़ा डराना चाहता था ताकि वो शेन याओ से दूर रहे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है वॉन्ग का नाम लेकर, ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता तो शायद वॉन्ग मर चुका है। इसका मतलब है कि संजुन ने अभी हत्या की है और उसने शेन को पूरी घटना देखने दिया। इस बीच पानी के अंदर वॉन्ग अभी डूब रहा है, लेकिन वो खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर वो उस इंसान की रक्षा नहीं कर सकता जिसे वो प्यार करता है तो फिर जीने का क्या फायदा। जैसे ही उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमती है, वॉन्ग को अपने बचपन की एक याद आती है जहां वो अभी अभी एक लड़ाई से भागा था और मिडिल स्कूल के नजरिए से देखने पर इससे उसकी सारी पॉपुलैरिटी एकदम खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि उसे यह भी सुनाई देता है कि दो लड़कियां उसकी बात कर रही हैं और कह रही हैं कि वह कितना रोने वाला है। घंटों बीत गए। जब स्कूल का दिन खत्म हुआ तो सब घर चले गए, लेकिन वॉन्ग वहीं रुक गया और मुंह लटकाए बैठा रहा। अंत में शेन गेट से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वॉन्ग पर पड़ती है जो गेट के पास बैठा है, वह रुक जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वॉन्ग चुप है तो शेन याओ सोचती है कि शायद उसने अपनी छाता भूल गया है और उसे अपनी छाता शेयर करने का ऑफर देती है ताकि वे साथ में घर चल सकें। वॉन्ग उसकी ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वह अकेले ही घर जा सकता है, लेकिन शेन याओ उसे याद दिलाती है कि अभी भी बारिश हो रही है और उसके पास छाता नहीं है तो वह पूरी तरह से भीग जाएगा। वॉन्ग को समझ आता है कि वो सही है, लेकिन वो कहता है कि वो बस यहाँ बारिश रुकने तक बैठ सकता है। शेन याओ को वॉन्ग बहुत मजेदार लगता है। फिर उसे वॉन्ग के हाथ पर एक कट दिखता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे दिखाए। वॉन्ग पहले मना करता है, लेकिन शेन याओ कहती है कि वो बस उसकी चोट को ठीक करने में मदद करना चाहती है। आखिरकार वॉन्ग मान जाता है तो शेन याओ वॉन्ग के हाथ पर पट्टी बांधती है और उसे जल्दी ठीक होने के लिए उस पर एक किस भेजती है। और उसी पल वॉन्ग पहले ही शेन याओ के साथ अपने अगले 50 साल की जिंदगी की कल्पना कर लेता है। वो उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है और तभी से दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। बैक टू द परसेंट, वॉन्ग पानी में जागता है और उसे नदी के तले से आ रही एक रोशनी दिखाई देती है। उसने पहले ही इतना नीचे डूब चुका है कि वो सतह पर वापस नहीं आ सकता। इससे पहले कि वो डूब जाए, वो ठान लेता है और नीचे तैरकर उस रोशनी को देखने जाता है, इससे पहले कि वो मर जाए। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे वहां एक छोटी चमकती हुई क्यूब नजर आती है। वो उसे उठा लेता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कि क्या हो रहा है, वो क्यूब सक्रिय हो जाती है और उसके अंदर चली जाती है। अचानक वॉन्ग को पूरे शरीर में जोर का दर्द महसूस होता है और कुछ ही पल बाद उसे पानी से दूर टेलीपोर्ट किया जाता है और वो एक वर्म होल के जरिए यात्रा करता है जो उसे एक क्यूब के बीच में ले आता है। जब वॉन्ग जागता है तो वो घबराने लगता है क्योंकि वो 1 सेकंड पहले ही डूब रहा था। वो खुद को जिंदा पाकर राहत महसूस करता है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ है या यहाँ कैसे आया। बस तभी उसके सामने एक सिस्टम प्रकट होता है और बताता है कि मेरे पास अपने चारों ओर 15 मीटर का एक दायरा बनाने की ताकत है और उस दायरे के अंदर उसे तुरंत किसी भी जगह टेलीपोर्ट करने की अनुमति है। वॉन्ग के लिए ये सब बेतुका है क्योंकि उसे टेलीपोर्टेशन पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसकी इच्छा के खिलाफ उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वह नहर के ऊपर आसमान में दिखाई देता है और वॉन्ग फिर से घबरा जाता है क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर है और उसे डर लगता है कि कहीं वो गिर न जाए, लेकिन असल में वो आसमान में तैर रहा है और वो सुरक्षित है। जब वो थोड़ा शांत होता है तो वो नीचे देखता है और समझता है कि संजून पानी में उसे बेचारी तरह से ढूंढ रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसने वॉन्ग को मार ना दिया हो। और वॉन्ग को ये थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो एक नई जगह पर पहुंच जाता है। संजुन को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे आसमान से देख रहा था, तो वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्होंने अभी कुछ सुना, लेकिन वो सोचते हैं कि संजून का शायद बस आंखों का धोखा होगा। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि वॉन्ग को ढूंढते रहो। वहीं वॉन्ग अपने स्कूल की एक खाली क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो गया। अब उसे यकीन है कि वह सच में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा कि उसे ये शक्ति कैसे मिली। अचानक सिस्टम बोल पड़ता है, कहता है कि उसने अभी अभी अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता को लगातार सक्रिय किया है
वॉन्ग परेशान हो जाता है और चिंतित है कि कहीं वह पागल तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही हैं। पर सिस्टम उसे सही करता है, क्योंकि वो असल में वॉन्ग के शरीर में है, न कि उसके दिमाग में। ये अभी भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो वॉन्ग उससे कहता है कि वो उसके शरीर से निकल जाए, लेकिन सिस्टम उसकी बात नहीं मानता और चेतावनी देता है कि कोई आ रहा है। एक स्टाफ मेंबर क्लासरूम की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसे अंदर से अजीब आवाज सुनाई दी थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक खाली क्लासरूम दिखा जिसमें फर्श पर पानी जमा हुआ था। वॉन्ग आखिरकार अपने घर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि आराम करने के लिए वो एक शॉवर लेगा। शॉवर लेने के बाद वो अपना फोन निकाला और अजीब बात है कि वो अब भी काम कर रहा था, भले ही वो उसके साथ नदी में डूब गया था। सबसे पहले उसने शेनियाओ को फोन किया ताकि उसे बता सके कि वह ठीक है। जैसे ही शेनियाओ जवाब देती है, वो उससे थोड़ी घबराकर पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है। वो बताता है कि वो ठीक है, लेकिन शेन को लगता है कि सन जुन ने बहुत ज्यादा कर दिया। तो वो वॉन्ग से पूछती है कि क्या हमें उसे पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। सच में तो शेन याओ को उस वक्त ही पुलिस को कॉल करना चाहिए था जब उसने वॉन्ग को पुल से गिरते देखा, लेकिन वॉन्ग उसे बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना संजून को देखे भाग निकलने में सफल रहा। तो शायद अभी भी संजून नदी में वॉन्ग के शव की तलाश कर रहा होगा और अपने संभावित जेल की सजा के बारे में चिंतित होगा। खैर, आज बहुत कुछ हुआ, तो वॉन्ग उसे कहता है कि आज थोड़ा आराम कर ले और फोन रख देता है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि अपने सिस्टम के बारे में वो क्या करे, क्योंकि अगर वो किसी से बोलेगा तो कोई उसकी बात नहीं मानने वाला। बिल्कुल अचानक सिस्टम फिर से आ जाता है और पूछता है कि क्या वॉन्ग शांत हो गया है। वॉन्ग उससे पूछता है कि ये उसके पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन सिस्टम उसे याद दिलाता है कि ये अब उसके शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए वॉन्ग इससे नहीं बच सकता। फिर सिस्टम क्यूब को सक्रिय करता है और वॉन्ग फिर से उसमें खींच लिया जाता है। सिस्टम समझाता है कि उसने वॉन्ग के शरीर के साथ एक कनेक्शन स्थापित कर लिया है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो वॉन्ग इससे हमेशा के लिए फंस गया है। इससे वो हेरिडिटरी क्यूब के यूनिवर्सल सिस्टम का यूजर बन गया है और इसी वजह से वो सिस्टम का मास्टर भी है। वॉन्ग कभी भी पूरी तरह से नहीं समझता, इसीलिए वो सिस्टम से पूछता है कि वो कहाँ है। तो सिस्टम बताता है कि ये क्यूब के अंदर एक मैक्रो स्पेस है और भले ही क्यूब सिर्फ 3 सेमी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है। फिर वो सिस्टम से ये पूछता है कि तुम मेरी मदद आखिर क्यों कर रहे हो। सिस्टम उसे बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसकी सपने को साकार करना चाहता है और वो सपना है दुनिया का राजा बनना। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।